हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 12 है। यहां पर हम लोग इमारतें, चित्र तथा किताबें अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज के अध्याय में हम लोग प्राचीन भारत की इमारतों के बारे में, चित्रों के बारे में और किताबों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर स्टार्टिंग होती है लौह स्तंभ से। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये लौह स्तंभ है और ये मेहरौली में यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ है। यह लौह स्तंभ जो है लगभग 1500 साल पुराना है, यानी इसका निर्माण आज से करीब 1500 साल पहले हुआ था। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई है। वजन लगभग इसका जो है 3 टन से भी ज्यादा है। इसकी एक खास बात यह है कि इतने सालों के बाद भी, खुले परिसर में रहने के बाद भी इस पर अब तक जंग नहीं लगी है। इस पर खुद एक अभिलेख में चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो कि संभवतः गुप्त वंश से संबंधित था। तो इस पर एक अभिलेख खुदा हुआ है जिस पर चंद्र लिखा हुआ है। तो ऐसा इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि यह गुप्त वंश से संबंधित है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ईंटों और पत्थरों की इमारतों के क्रम में सबसे पहले हम लोग स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने यहाँ पर सांची के स्तूप का इमेज लगाया हुआ है। यहाँ पर आप इमेज में जो चित्र देख रहे हैं, ये सांची स्तूप का है। देखिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप जो थे विभिन्न आकार के थे, कभी कभी गोल। आप जो इमेज में यहाँ पर स्तूप देख रहे हैं, सांची स्तूप देख रहे हैं, ये गोल है, लंबे। सारनाथ का आपको धमेक स्तूप याद होगा, जिसका इमेज हमने पहले देखा हुआ है। तो सारनाथ का धमेक स्तूप लंबा है, तो कभी बड़े या छोटे। यानी कहने का मतलब यह है कि स्तूप विभिन्न आकार के हो सकते थे। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटे से डिब्बे को रखा जाता था, यानी हर स्तूप के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। और इन डिब्बों में बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे कि दांत, हड्डी या राख, यानी उनकी चिता की जो राख है वो राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के इस डिब्बे में रखे रहते हैं। और इस डिब्बे को जो है धातु मंजूषा कहा जाता है। देखिए, धातु मंजूषा के ऊपर ही स्तूप का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। ये धातु मंजूषा को बिल्कुल नीचे गाड़ दिया जाता था और इसके ऊपर मिट्टी का ढेर लगा दिया जाता था। तो ऐसे करके प्रारंभिक स्तूप बनते थे। लेकिन बाद में क्या, टीले को फिर ईंटों से ढकने की परंपरा चल पड़ी है। और बाद के समय में आते आते उस गुम्बदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया है। जैसा कि सांची के स्तूप में आप देख पा रहे हैं, सांची का स्तूप जो है प्रारंभ में जो था केवल एक मिट्टी का ढेर था और उसके ऊपर ईंटों से कवर कर दिया गया था। लेकिन बाद के काल में आते आते बाद के जो शासक हुए हैं, उन्होंने इसे पत्थरों से और ज्यादा अलंकृत किया है। यहां पे बताया गया कि प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सांची स्तूप का इमेज है। तो ये जो पथ है, ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये रास्ता प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है। और इसी पर जो है, यहाँ पर जो भी इनके अनुयायी हैं, इसी पर घूमते हुए इसकी प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा के रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। ये आप देख पा रहे हैं, रेलिंग है। जो परिक्रमा का जो रास्ता है, इसको रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। रेलिंग को वेदिका कहा जाता है। वेदिका में प्रवेश द्वार यानी तोरण बने होते हैं। जैसा कि मैं दिखा दे रहा हूं, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रवेश द्वार है, इसको तोरण कहा जाता है। तो कहीं कहीं पर अगर तोरण शब्द आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तोरण का मतलब होता है प्रवेश द्वार। तो वेदिका में रेलिंग में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग और तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। देखिए, रेलिंग है और जो तोरण है, इन पर मूर्तिकला में तमाम तरह की अलंकारी की हुई होती थी, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे। और आप गूगल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। अगर हम स्तूप की बात करें तो स्तूप की संरचना में सबसे पहले स्तूप ही बनते थे। नहीं, सबसे पहले जो मिट्टी का ढेर वाला टीला है, वही बनने की परंपरा स्टार्ट हुई। बाद में स्तूप जो है वो ईंटों के बनने लगे हैं। और बाद के शासकों ने फिर किसके बनवाए हैं, पत्थरों के बनवाए हैं। और जब जैसे समय व्यतीत होता गया है, वैसे वैसे रेलिंग, प्रदक्षिणा पथ, रेलिंग या फिर तोरण की परंपरा चल पड़ी है। आरंभ में ऐसी परंपरा नहीं थी। तो यहां पर नोट के रूप में लिखा हुआ है कि सांची स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार जो है ये बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। आपकी किताब में सांची स्तूप के अलावा अमरावती स्तूप का भी जिक्र किया गया है। अमरावती आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो यहां पर भी कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। हालांकि वर्तमान में वो नष्ट हो चुका है और केवल उसके अवशेष ही बचे हुए हैं, जो कि म्यूजियम वगैरह में देखने को मिलते हैं। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, इसी के शिला पर चित्र उकेरा हुआ चित्र है, जो कि आपके सामने लगाया गया है। आप मैप में देख पा रहे हैं, अमरावती रहा। अब देखिए, हमने स्तूपों की बात कर ली। अब हम इस काल में बनाए हुए कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों के बारे में भी जानेंगे। तो इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। जो मंदिर का मेन पार्ट था, उसको गर्भगृह कहा जाता था।
तो गर्भगृह जो है मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था, जहां पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, तो ये मंदिर का गर्भगृह है। और इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे और भक्त वगैरह इसी स्थान पर आकर पूजा करते थे। देखिए, गर्भगृह को चिन्हित करने के लिए, गर्भगृह को पवित्र स्थान के रूप में दर्शाने के लिए उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक शिखर का निर्माण किया जाता था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गर्भगृह के ऊपर शिखर का निर्माण किया गया है जो कि काफी ऊंचा है। तो गर्भगृह के बाद फिर शिखर आ जाता है। बाहर की साइड में, जिस साइड में जो लोग वगैरह इकट्ठा होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वहां पर एक मंडप बनाया गया था। तो मंडप क्या है? यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। यहां पर आपकी किताब में एक आरंभिक मंदिर का जिक्र किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का आरंभिक मंदिर माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के भितरगांव का एक आरंभिक मंदिर, जो कि पूरे भारत का एक आरंभिक मंदिर है। यहां पर केवल उत्तर प्रदेश का समझ लेने की भूल मत कर लेना, ये पूरे भारत का आरंभिक ईंटों का बना मंदिर है। तो वर्तमान में कहां पड़ता है? भितरगांव जो है कानपुर में पड़ता है। तो कानपुर के भितरगांव में स्थित मंदिर ईंट से निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, यानी भारत का सबसे प्राचीनतम ईंटों से निर्मित मंदिर इसको कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी में, आज से लगभग 1500 साल पहले किया गया था। इसके अलावा आपकी किताब में महाबलीपुरम तमिलनाडु के एकास्मिक मंदिर का जिक्र भी किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये तमिलनाडु के एकास्मिक मंदिर है। एकास्मिक का मतलब क्या होता है? एकास्मिक का मतलब होता है एक ही चट्टान से बनाया हुआ मंदिर। तो एक ही विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाए जाने की वजह से इन्हें एकास्म या मोनोलिथ टेम्पल कहा जाता है। अब देखिए, एकास्म मंदिर और जो नॉर्मल ईंटों वाले मंदिर है उनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, ईंटों के जो मंदिर होते हैं उनमें बनाने की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है? सबसे पहले फाउंडेशन भरी जाती है, यानी नींव तैयार की जाती है और नींव के ऊपर फिर इमारत बनाते जाते हैं। जबकि जो पत्थरों के मंदिर होते हैं उसमें क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, ये चट्टान है, तो पत्थरों के मंदिर में क्या है कि चट्टान को ऊपर से तराशना स्टार्ट किया जाता है और ऊपर से तराश कर लाते लाते फिर नीचे हम पहुंचते हैं। जबकि ईंटों के मंदिर में क्या है? ईंटों के मंदिर में सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं, उसके बाद फिर बाद बाकी ढांचा तैयार करते हैं। जबकि पत्थरों के मंदिरों में उल्टा होता है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ये बात यहां पे बताई गई है। इसके अलावा एक मंदिर का जिक्र और है, ये ऐहोल यानी कर्नाटक का दुर्गा मंदिर है। आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसका निर्माण आज से करीब 1400 साल पहले किया गया था। अब देखिए, यहां पर एक सवाल फिर से आता है कि स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, इनको बनाने की प्रोसेस क्या थी, कौन कौन लोग इन मंदिरों को बनाने में सहयोग करते थे, धन कहां से आता था, कौन ये डिसाइड करता था कि कहां पे मंदिर बनाए जाएंगे, उसके लिए सामग्री कहां से आएगी, संसाधन कौन जुटाएगा, कौन लोग काम करेंगे, ये सब चीजें कौन तय करता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्तूप और मंदिर को बनाने में कई सारी स्टेजेस होती हैं, कई सारी अवस्थाएं होती हैं और उसके लिए काफी ज्यादा धन की आवश्यकता भी पड़ती होगी। तो इसलिए आमतौर पर राजा या फिर रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। राजा या रानी या फिर कोई बड़े धनाढ्य व्यापारी वगैरह हैं, वही बनवाने का निश्चय करते थे। अब देखिए, ये काम तो हो गया कि भाई राजा या रानी बनवाएंगे। अब दूसरी जगह ये है कि मंदिर कहां बनेगा। मंदिर जहां भी बनेगा तो उसके लिए जगह चाहिए, तो जगह आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सी जगह होगी। जगह आइडेंटिफाई कर ली, फिर मंदिर किससे बनेगा, ईंटों से बनेगा, पत्थर से बनेगा, तो पत्थर आएगा कहां से, पत्थर को कौन कौन लोग लाएंगे, कितने लोग काम करेंगे, ये सब चीजें तय की जाती थी। तो ऐसे करके मंदिरों का निर्माण स्टार्ट होता था। इसके अलावा बताया गया कि इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया गया है कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। ऐसा उसी तोरण में यहां पे उत्कीर्ण है। मंदिरों की सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे हैं। यानी इन सब के बारे में जानकारी जो है मंदिरों की दीवारों पर, वहां की रेलिंगों पर, उन सब पे इनके बारे में अभिलिखित जानकारी है, जिससे पता चलता है कि इन लोगों ने मंदिरों को दान दिया था। चित्रकला की बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस काल में चित्रकारी का भी विकास हुआ है। तो हमने अजंता एलोरा के बारे में, हालांकि इस किताब में ज्यादा नहीं है, हम लोग जो क्लास 11 की आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे वहां पे विस्तार में पढ़ेंगे। यहां पर हल्की सी झलक दी गई है। तो चित्रकला में हम अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता एलोरा के बारे में हल्का सा आपने पढ़ा होगा कि पश्चिम भारत में, खास करके मुंबई वाले रीजन में बौद्धकालीन कुछ गुफाएं हैं, बौद्ध, इसमें बौद्ध भी हैं, जैन गुफाएं भी हैं और हिंदू धर्म से संबंधित कुछ कुछ गुफाएं भी हैं। तो उन बौद्ध, जैन और हिंदू गुफाओं में ही चित्रकला का विकास भी हुआ है। तो यहाँ पर अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें जो चित्रकारी है उसके बारे में बात की गई है। तो अजंता के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे
जैसा कि हम लोग जानते हैं विहार क्यों बनाए गए थे, विहार बनाने का रीजन ये था ताकि वर्षा ऋतु में ये लोग वहां पर स्टे कर सकें, रुक सकें। क्योंकि इन गुफाओं के अंदर अंधेरा था, तो अंधेरा होने की वजह से उस समय तो कोई टॉर्च वगैरह होती नहीं थी, लालटेन वगैरह होती नहीं थी, तो मसाल चलती थी। तो इन गुफाओं के जो अधिकांश चित्र हैं मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं, और ये जो इनके रंग हैं ये रंग पौधों से, खनिजों से बनाए गए थे। हालांकि इनको बनाने वाले जो कलाकार हैं वो अज्ञात हैं, यानी इन कलाकारों के नाम हमें इन चित्रकारी में देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसके कलाकार जो हैं अज्ञात हैं। अब देखिए इस काल में कुछ प्रमुख पुस्तकों की रचना भी की गई थी, कुछ महाकाव्य भी लिखे गए थे, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां पर है पुस्तकों की दुनिया। देखिए इस युग की उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं हमें देखने को मिलती हैं। यहां पर एक तमिल महाकाव्य का नाम दिया गया है सिलपद्दिकारम। सिलपद्दिकारम एक तमिल महाकाव्य है और इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने आज से करीब 1800 साल पहले की थी। इसमें स्टोरी क्या है, देखिए इसमें एक कोवलम नाम का एक व्यापारी है, उसकी कहानी है। कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। ये पोहार में रहता था और अपनी पत्नी है इसकी कन्नगी, तो कन्नगी को लायक नहीं करता था। कन्नगी की किसने उपेक्षा की है और कन्नगी को छोड़कर ये एक नर्तकी है माधवी से प्रेम करने लगा है। बाद में जो कोवलन है, कोवलन अपनी प्रेमिका यानी माधवी को लेकर पोहार छोड़कर मथुरा चला जाता है। वहां पर पांड राजा जो है, पांड राजा, तो पांड राजा के दरबार में जौहरी के रूप में ये नियुक्त होता है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि कोवलन पर चोरी का आरोप लगता है, तो चोरी के आरोप में जो मदुरै का राजा है वो कोवलन को मृत्युदंड दे देता है। तो मृत्युदंड से क्या है, जो इसकी प्रेमिका है माधवी बहुत ज्यादा आहत होती है। आहत होने के चलते माधवी उस राज्य के शासक को श्राप देती है, तो श्राप देने की वजह से मदुरै शहर का विनाश हो जाता है। ऐसी कहानी इसमें सिलपद्दिकारम में लिखी हुई है। एक अन्य महाकाव्य भी है, यह भी तमिल महाकाव्य है, इसका नाम है मणिमेखला। इसकी रचना जो है करीब आज से 1400 साल पहले सत्यनारायण ने की थी। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। इसी समय की रचना और है मेघदूत, तो मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। अच्छा, कमेंट में आपको प्रश्न का उत्तर देना है, ये बताएंगे आप कि कालिदास किन के दरबार में थे, किस राजा के दरबार में थे। हमने कल के अध्याय में पढ़ा है, आपको कमेंट में ये बताना है। इस काल में कुछ और भी कहानियां संकलित की गई हैं, उनका संरक्षण बाद में किया गया है। ये पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। तो पुरानी कहानियों में हम लोग हिंदू धर्म से जुड़ी कई सारी कहानियां जो हम वर्तमान में अभी पढ़ते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे पुराणों की। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या फिर पुराना। पुराण में हमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां और इनकी जो पूजा की विधियां, ये सब हमें देखने को मिलती हैं। पुराणों में संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां देखने को मिलती हैं। अधिकतर जो पुराण हैं सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। यानी कि कहने का मतलब यह कि वेद की तुलना में जो पुराणों की संस्कृत है वो थोड़ा इजी है। वेद की संस्कृत तो एकदम प्योर है, लेकिन यहाँ जो संस्कृत है थोड़ी इजी लिखी गई है, ताकि जो आम लोग हैं वो भी इन्हें सुन सकें, समझ सकें और पढ़ सकें। यहाँ पे बताया भी गया है कि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो भी इसे सुन सकते थे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेद पढ़ने की अनुमति केवल किसको थी, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को। बाद के समय में फिर जो वैश्य वगैरह उनको भी अधिकार दिया गया है, लेकिन स्त्री और शूद्र जो थे वेदों के अध्ययन से वंचित रखे गए थे। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पुराण है, पुराणों को स्त्रियां और शूद्र ये भी सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, वहीं पर लोग इन्हें सुनते थे। अब देखिए इस काल का एक फेमस महाकाव्य है महाभारत। महाभारत के बारे में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। देखिए माना जाता है कि करीब 1500 साल पहले पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। आपको एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं, चूंकि ये क्लास 6 के स्तर की किताब है, तो यहां पर जानकारी जो है एक बच्चे के हिसाब से दी हुई है। जबकि अगर आप लोग हायर लेवल की किताबें पढ़ेंगे, राम शरण शर्मा पढ़ेंगे या फिर कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे प्राचीन भारत की, तो वहां पे बताया गया है कि महाभारत या फिर रामायण दोनों ही महाकाव्यों की रचना हजारों सालों तक होती रही है। यानी बाद के समय में जो और लेखक आए हैं वो लेखक भी अपनी अपनी चीजों को इसमें ऐड करते गए हैं, इसलिए काफी ज्यादा लंबा महाकाव्य तैयार हो गया। ये बात आगे की किताब आप पढ़ेंगे, तो यहां पर आप ये मान लीजिए कि व्यास ने इसकी रचना की थी। हालांकि बाद में हायर किताब में बताया गया कि व्यास के अलावा भी अन्य लोग भी हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। तो यहां पर तो आपको ये मानना पड़ेगा कि महाभारत और पुराण दोनों के ही जो संकलन करता है वो ऋषि व्यास हैं। महाभारत जो है हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है, और युद्ध का उद्देश्य क्या है, पूर्ववंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। भगवत गीता के बारे में हमने अभी 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा भी था। तो महाभारत में ही महाभारत का ही पार्ट भगवत गीता भी है। अब रामायण की बात करते हैं। तो रामायण के बारे में भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने स्पष्ट कर दिया,
आगे की जो हायर लेवल की किताब है उन सब में लिखा हुआ है कि चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो, कोई भी ये ग्रंथ किसी एक समय में नहीं लिखा गया है। इनको लिखने का जो कालक्रम है काफी लंबा है, हजारों सालों के दौरान लिखे गए हैं। इनमें कई चीजें संशोधित की गई हैं, कई चीजें नई चीजें जोड़ी भी गई हैं। तो संस्कृत रामायण के जो लेखक हैं वो वाल्मीकि माने जाते हैं। यहां पर एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, रामायण और रामचरितमानस में अंतर है। रामायण जो है संस्कृत में लिखी गई है और रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि माने जाते हैं। और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधि में की है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रामायण की कथा बचपन से सुनते आए हैं कि रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है और उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। और उसी वनवास के दौरान क्या हुआ है, उसी वनवास के दौरान उनकी जो पत्नी सीता है, इनका लंका के राजा ने अपहरण कर लिया है। बाद में राम जी अपनी पत्नी को लंका के राजा से छुड़ाकर लाए हैं, युद्ध लड़ा है, युद्ध में विजयी हुए हैं और बाद में फिर अयोध्या यानी कौशल की जो राजधानी अयोध्या है वहां पर वापस आए हैं। अब देखिए, एक सवाल ये भी आपके मन में आता होगा कि हमने यहां पर महाकाव्यों की बात कर ली, इसके अलावा जो पुराण वगैरह हैं इन सब की बात कर ली, क्या उस समय के जो आम लोग थे वो भी कुछ लिखते या पढ़ते थे? भाई आम लोगों ने कुछ कहानी, कथा, कहानी, किस्से, गीत वगैरह उनके भी तो कुछ होंगे, उनके बारे में कैसे पता चलेगा? तो यहां पे वही चीज बताई गई है कि आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियां। तो देखिए, उस समय के आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताएं, गीतों की रचना करते थे, गाते थे, गीत गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे, सब कुछ करते थे। तो इनमें से कुछ चीजों के बारे में इस समय के आसपास की जो जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, इनके रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। यानी उस समय के जो आम लोग जो चीजें अपना करते थे, क्रियाकलाप करते थे, गीत, नृत्य, गायन, ये सब, तो इनके बारे में हमें जानकारी जो पंचतंत्र की कहानियों के जरिए, इसके अलावा जो जातक कथाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं, उनके जरिए में पता चलती है। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने एक जातक कथा का ही चित्र लगाया हुआ है। तो जातक कथाएं जो है, जो स्तूप हैं, स्तूपों की रेलिंगों पर या फिर अजंता की जो चित्रकारी है वहां पर दर्शाई गई थी। देखिए, इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है विज्ञान की पुस्तक है और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात भी है कि जिस समय दुनिया के बहुत सारे देश उभर रहे थे, उभरने का मतलब क्या, वहां पे सभ्यता भी विकसित नहीं हो पाई थी, उस समय हमारे यहाँ विज्ञान की पुस्तकें लिख दी गई हैं। तो इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात जो है पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो ये चीज इन्होंने आज से हजारों साल पहले बता दी थी। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया और व्रत की परिधि मापने को, व्रत की जो परिधि है इसको मापने की विधि भी ढूंढ निकाली है, जो कि आज भी प्रामाणिक मानी जाती है। आज भी जो भी हम विधि यूज करते हैं व्रत की परिधि मापने की, उस विधि से अगर हम आर्यभट्ट की विधि को कंपेयर करें तो आज भी आर्यभट्ट की विधि उसके पैरेलल में बैठती है, बराबर मानी जाती है। इसके अलावा आर्यभट्ट ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गिनती की परंपरा में शून्य की देन, शून्य जो है ये भारत ने ही दिया है और आर्यभट्ट इसके आविष्कार करता है। गिनती की यह पद्धति अरबों के द्वारा अपनाई गई और बाद में अरबों से फिर ये यूरोप में फैल गई। अन्यत्र में जो है कागज के बारे में बात की गई, कागज का इतिहास बताया गया है। आज हम जिस कागज पर लिखते पढ़ते हैं उसका एक लंबा इतिहास रहा है। तो कागज का आविष्कार जो है करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया था। इसका आविष्कार भी चाइना में हुआ है और व्यक्ति का नाम है काई लून। तो काई लून ने क्या किया है, काई लून ने पौधों के रेशे, कपड़े, रस्सी या पेड़ की छाल है, इन सबको पीट पीट कर लुगदी बनाई है, पानी में भिगो दिया है, फिर उस लुगदी को दबाकर एक नॉर्मल पेपर तैयार किया है। तो ऐसे करके कागज बना है। आज भी उसी पद्धति से जो परंपरागत मिले हैं वहां पे उसी पद्धति से कागज तैयार किया जाता है। करीब 1800 साल पहले यह तकनीक बगदाद में पहुंची। यानी इन लोगों ने भी कागज के आविष्कार को लंबे समय तक छुपा के रखा। हालांकि व्यापार, जब हमारा व्यापार इनका जो है आना जाना व्यापारियों का हो रहा था, तो उसी व्यापार के चलते कागज के आविष्कार की तकनीक जो है अन्य देशों में पहुंची है। तो करीब 1800 साल पहले यह तकनीक बगदाद में पहुंची है। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली है। अब देखिए, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जानकारी ये बताई गई है कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जो कागज की जानकारी है वो चाइना से नहीं आई है बल्कि बगदाद से आई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। करीब 1400 साल पहले यह तकनीक कोरिया तक भी फिर पहुंची है। अब आगे यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत जो है आज से करीब 300 साल पहले मानी जाती है। अमरावती का स्तूप करीब 2000 साल पहले बनाया गया था। कालिदास की रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूत, जो भी रचनाएं लिखी हैं करीब 1600 साल पहले लिखी होंगी। लोह स्तंभ, भितरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। अब देखिए, आपकी किताब तो एंड हो जाती है। किताब एंड होने के साथ साथ यहां पर आपके मन में बहुत सारे सवाल और रह जाते होंगे
कि एनसीईआरटी में जो तिथियां दी गई हैं प्राचीन भारत से संबंधित, उन तिथियों को लेकर या जो आप नवीनतम किताबें पढ़ते हैं, आप बाहर से अन्य राइटर की किताबें लाते हैं, उनमें जो तिथियां होती हैं उनमें अंतर क्यों होता है? तो देखिए कई सारी चीजें हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास के बारे में कोई सहमति नहीं है। प्राचीन इतिहास के बारे में ऐसा होता है कि भाई जैसे इतिहासकारों का एक पूरे पैनल बैठा और उन्होंने तय कर दिया कि जो अशोक का पीरियड है आज से 328 ईसा पूर्व में रहा हो गया, ऐसा उन्होंने मान लो तय कर दिया। मान लो 50 इतिहासकार बैठे हैं, 50 में से 40 इतिहासकार इस बात पर सहमत हो गए कि अशोक का पीरियड लगभग 328 ईसा पूर्व रहा होगा, ठीक है। तो वही तिथि किताब में प्रिंट हो गई, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पास जो पाषाण काल है, यानी जिसमें नव पाषाण से लेकर हम लोग पूरा जो पूर्व पाषाण काल तक पढ़ते हैं, उसके बारे में हमारे पास कोई लिखित जानकारी का स्रोत नहीं है। हम पूरा का पूरा कार्बन डेटिंग पद्धति पर डिपेंड है, और कार्बन डेटिंग पद्धति से एक अनुमान लग जाता है कि आज से 4000 या 5000 साल पहले ये चीज रही है। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारे पास कोई लिखित स्रोत नहीं है, और जो लिखित स्रोत हैं वो पढ़े नहीं जा सके हैं। तो दिक्कत ये है कि हम उसके बारे में कैसे डिसाइड करें कि एग्जैक्टली कितने साल पहले लोग रहा करते थे, हमें नहीं पता है। तो हमने कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग करके एक अनुमानित तिथि निकाली है कि आज से करीब 4500 या 5000 साल पहले यह सभ्यता विकसित हुई थी। एक अनुमानित तिथि है। तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि एनसीईआरटी पुस्तक में तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है, एग्जैक्ट नहीं है। और यहां पर आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ जो तिथियां दी गई हैं वो निश्चित नहीं है, क्योंकि उन पर इतिहासकार एकमत नहीं हो पाए हैं। जैसे कि बताया भी गया है, जैसे कि पुरा पाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। तो लाखों वर्ष में 1 लाख वर्ष पहले भी हो सकता है, 2 लाख वर्ष पहले भी हो सकता है, 3 लाख वर्ष पहले भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है। मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है कि आज से 6000 ईसा पूर्व जो है मेहरगढ़ में कृषि और पशुपालन की स्टार्टिंग हुई थी। अब ये भी एग्जैक्ट नहीं है कि करीब 6000 ईसा पूर्व हुआ ही होगा या फिर नहीं हुआ होगा, कंफर्म नहीं है। केवल कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर अनुमान लगा पाए हैं कि आज से करीब 8000 साल पहले या फिर 6000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में कृषि और पशुपालन की स्टार्टिंग हुई थी। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व में माना गया है, यानी आज से करीब 4700 साल पहले या 5000 साल पहले हड़प्पा के नगर विकसित होना स्टार्ट हुए हैं। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग, देखिए सब में लगभग लगा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं है। जैसे आज हम अभी हमारी जो वर्तमान में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी 2023 चल रहा है, तो ये निश्चित है 2023 चल रहा है। लेकिन चूंकि यहां पर हम ईसा से पहले की बात कर रहे हैं, ईसा से पहले की तिथियों की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट नहीं है, केवल अनुमान है। तो हम ये मानते हैं कि लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना की गई है। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास, उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय आज से लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ होगा। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण, ये लगभग यहां पर भी देखिए 2 तिथियां देखिए, 327 ईसा पूर्व हो सकती है या 325 ईसा पूर्व, यानी इतिहासकार यहां पर भी कंफ्यूज है, एक मत नहीं है। कहीं पे 327 ईसा पूर्व लिखा मिल जाएगा, कहीं 325 ईसा पूर्व लिखा मिल जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व में, लगभग में है ये भी। अशोक का शासनकाल, तो यहां पर अशोक के शासनकाल को लेकर भी मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसको जो है 272 ईसा पूर्व में स्टार्टिंग मानते हैं, कुछ ने जो है 268 ईसा पूर्व में स्टार्टिंग मानी है। कब तक रहा है? 231 ईसा पूर्व तक रहा है, ऐसा माना गया है। तो ये सब लगभग लिखा हुआ है, किसी में ये नहीं है कि वास्तविक है, नहीं, लगभग लिखा हुआ है। देखिए हम लोग इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन भारत से जो है इतिहास लेखन की जो परंपरा जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गई है। जो भी हमारे यहाँ मुस्लिम आक्रांता आए हैं, मुस्लिम शासक हमारे यहाँ जो हुए हैं, उन सब ने प्रॉपर तरीके से इतिहास लिखवाए हैं। तो जो मुस्लिम शासकों ने इतिहास लिखवाया उन सब में क्रमवार इतिहास है। इसी वजह से हम वहां पर निश्चित तिथियां पाते हैं कि अकबर का हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था अकबर के टाइम में, वो युद्ध कब हुआ था, किस डेट में हुआ था, हमें पता है, एग्जैक्टली पता है, ईयर पता है, तारीख पता है, एग्जैक्टली पता है, क्योंकि जो मुस्लिम शासक आए हैं उन सब ने प्रॉपर तरीके से इतिहास लेखन करवाया है। लेकिन जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में हमें प्रॉपर तरीके से इतिहास लेखन देखने को नहीं मिलता है। तो इसी वजह से वहां पर अनुमान लगाते हैं कि लगभग में इतना रहा होगा। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच में हुई है, लगभग 600 साल के पीरियड में संगम साहित्य लिखा गया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। कनिष्क का शासन लगभग, देखिए यहां भी कंफ्यूजन है, कुछ इतिहासकार इसको जो है 78 ईस्वी मानते हैं कि 78 ईस्वी में स्टार्टिंग हुआ है, कुछ ने जो है 78 से लेकर 100 का पूरा रेंज दे दिया, यानी यहां पर कंफ्यूज है, पता नहीं है कौन सा शासन है। मोस्टली किताबों में आपको 78 ईस्वी लिखा मिल जाएगा, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि इतिहासकारों का जो पैनल बैठा होगा उसमें कन्फर्म नहीं है कि 78 से स्टार्ट हुआ है, एक अनुमान लगा लिया है कि हाँ 78 के आसपास स्टार्टिंग हुई होगी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। बल्लवी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन, लगभग यहां पर भी 2 तिथियां हैं, 512 ईस्वी या फिर 521 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन 647 ईस्वी। चीनी यात्री स्वयं त्सांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी। देखिए बाद में जो ईसा के बाद की तिथियां हैं वो इसलिए भी प्रचलन में आ गई हैं, जैसे जैसे ईसाईयत का प्रसार हुआ है तो वैसे वैसे जो ईसा वाली जो पद्धति है, ईसा वाली तिथि की पद्धति है, वो लोग अपनाते गए हैं। तो बाद के समय में जो तिथियां वगैरह
शासकों ने अभिलेख लिखवाए हैं तो उनके जरिए पता चल पाया है कि ये इस तिथि में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ईसा से पहले की तिथियां जानने में बड़ा दिक्कत होती है और ईसा के बाद की तिथियां अनुमान के आधार पर एग्जैक्टली पहुंच जाते हैं, नियर बाई हम लोग पहुंच जाते हैं। हालांकि मध्यकाल में हम लोग प्रॉपर तरीके से जो तिथियां हैं वो जान पाएंगे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है और क्लास 6 की आपकी पूरी की पूरी किताब भी समाप्त हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। देखिए, आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि नए अभ्यर्थी भी जुड़ सकें। इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा जो सीरीज है इसको मर्ज करके एक मास्टर वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि जब भी आपका मन करे तो आपको उसको रिवाइज कर पाएं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।